जैसे कि हमने पार्ट 1 की वीडियो के अंदर लास्ट जो टॉपिक पढ़ा था वो था सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इस वीडियो में जो फर्स्ट टॉपिक है वो है रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, अब रिसोर्सेज को हमें ऐसे यूज करना है तो उसके लिए प्लान तो बना के चलना पड़ेगा। ठीक है, ये नहीं कि रिसोर्सेज को सारे एक बार में यूज कर दे, तो कुछ प्लानिंग होती है कि रिसोर्सेज को हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये एक तरह की स्ट्रैटेजी है जिसकी वजह से हम रिसोर्सेज को कैसे यूज करें, ये होता है रिसोर्स प्लानिंग। अगर जैसे कि इंडिया में देखा जाए तो कुछ रीजन ऐसे हैं जहां पर रिसोर्सेज अवेलेबल है और कुछ रीजन ऐसे हैं जहां पर शॉर्टेज होती है रिसोर्सेज की। ठीक है, तो कहीं जगह पे रिसोर्सेज है और कहीं पर नहीं है वो रिसोर्सेज। तो हमें क्या करना है, रिसोर्सेज को बैलेंस बना के चलना है, तो उसके लिए एक रिसोर्स प्लान करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि वो नेशनल, स्टेट और रिलीजन और लोकल लेवल्स पे इक्वली बैलेंस होकर रिसोर्सेज बढ़ सके और सबकी अपनी नीड जो है वो पूरी हो सके। ठीक है, जैसे कि गांधी जी इस बात से भी कंसर्न थे कि रिसोर्स को कंजर्व करें, रिसोर्स कंजर्वेशन। ठीक है, उन्हें कहा भी था देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड, नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। ठीक है, उन्हें ये कहा था कि रिसोर्सेज सबकी नीड के लिए होनी चाहिए, किसी के लालच के लिए नहीं होने चाहिए रिसोर्सेज। तो ये था रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग को मैं एक बार एग्जांपल के साथ समझाती हूँ कि जैसे कि इंडिया के अंदर ऐसी कुछ जगह है जहां पर रिसोर्सेज अवेलेबल है, ठीक है, सही से, और दूसरी जगह ऐसी है कि जहां पर शॉर्टेज होती है रिसोर्सेज की। अगर देखा जाए तो झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, यहाँ पर हमें रिच मिनरल्स और कोल डिपोजिट मिलेगा। ठीक है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश हो गया, वहां पर वाटर रिसोर्सेज काफी अच्छा है, बट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है, सेम वैसे ही जो स्टेट राजस्थान है, वहां पर सोलर और विंड एनर्जी काफी अच्छी है, बट लैक ऑफ वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज राजस्थान के अंदर नहीं है, तो कुछ रिसोर्सेज है तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये चीज है। तो इस एग्जाम्पल से आप समझ चुके होंगे कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर अलग अलग डाइवर्सिटी के लोग रहते हैं, उनके अलग अलग नीड है रिसोर्सेज को लेकर। तो उसमें एक प्लान होना, रिसोर्सेज का एक प्लान बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम रिसोर्सेज को कैसे यूज कर रहे हैं। अब इंडिया के अंदर क्या प्लानिंग करी गई है रिसोर्स को यूज करने की, वो हम देखते हैं 3 पॉइंट के अंदर है। सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन, कीपिंग रिकॉर्ड्स। जो भी हम रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं उसका एक रिकॉर्ड बनाया जाता है कि वो किस काम के लिए यूज करे जा रहे हैं, सर्वे के थ्रू, मैपिंग के थ्रू। ठीक है, इन सब के थ्रू मेजर करा जाता है कि कितने रिसोर्सेज कहां पर यूज हुए हैं। फर्स्ट ये चीज की जाती है। सेकेंड, डेवलपिंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर विद अ प्रॉपर टेक्नोलॉजी। ठीक है, एक प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिसे हम डेवलप कर रहे हैं, वो स्ट्रक्चर बनाया जाता है। प्रॉपर टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए, इंस्टीट्यूशनल सेटअप होना चाहिए। फिर उसके बाद हम इम्प्लीमेंट करते हैं रिसोर्सेज को लगाते हैं उस डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के अंदर या प्लान्स के अंदर, तब जाके हमें पता चलता है कि कितना रिसोर्सेज हम यूज कर पाए। लास्ट वन इज कि रिसोर्सेज हमारे पास कितना है और हमें कितना डेवलपमेंट करना है। जैसे कि सोचो रिसोर्सेज हमारे पास इतने हैं, ठीक है, बट डेवलपमेंट हमारा काफी ज्यादा है, तो हम रिसोर्सेज को देखते हुए उतना ही डेवलपमेंट कर सकते हैं जितने हमारे पास रिसोर्सेज होंगे। ठीक है, कंपेयरिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। ठीक है, ये थी रिसोर्स प्लानिंग इंडिया के अंदर जो करी जाती है, इसके बेसिस पे हम रिसोर्सेज को यूज करते हैं। अब हम देखेंगे लैंड रिसोर्सेज। लैंड रिसोर्सेज हमारे सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है, जैसे कि हम कह सकते हैं, क्योंकि लैंड के बेसिस पे सारी चीजें हैं। लैंड सपोर्ट करता है, नेचुरल वेजिटेशन लैंड पे है, वाइल्ड लाइफ लैंड पे है, ह्यूमन की लाइफ। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज लैंड पे होती है, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, ये सारी चीजें अगर देखा जाए तो लैंड पे हो रही है। तो लैंड एक हमें इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है हमारे लिए, तो हमें लैंड रिसोर्सेज को कंजर्व करना चाहिए केयरफुली और प्लान करके यूज करना चाहिए लैंड रिसोर्सेज को भी। ठीक है, यहाँ पर मैं उस लैंड की बात नहीं कर रही हूँ जिस लैंड से हमें कुछ मिलता है, जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, एग्रीकल्चर, उस लैंड की नहीं। यहाँ पर वो लैंड भी है जहां से जिस लैंड पे कोई भी कल्टीवेशन नहीं होती है। ठीक है, अनकल्टिवेटेड लैंड एरिया जो होता है, ये वो भी एक तरीके से हमारा रिसोर्सेज है। जैसे कि लैंड रिसोर्सेज को हम इस पाई चार्ट के थ्रू समझेंगे। ठीक है, इस पाई चार्ट में हम देख रहे हैं कि 43% जो है वो लैंड एरिया है। ठीक है, मतलब प्लेन एरिया है, लैंड का एक प्लेन एरिया है जो 43% में है।
अब जो प्लेन एरिया है वहां पर हम क्या है, फैसिलिटी हमें प्लेन एरिया पे ये मिलती है कि हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज चला सकते हैं इस 43% के अंदर, प्लेन एरियाज के अंदर। अब जो 30% है ये वो है माउंटेन एरियाज। माउंटेन एरियाज में हमें ये फैसिलिटी मिलती है टूरिज्म की, इकोलॉजी एसेप्ट्स की, और रिवर वगैरह भी हमें माउंटेन एरियाज के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, ये नहीं प्लेन एरिया में रिवर्स नहीं है, वहां पर भी अच्छे फर्टाइल लैंड होता है जिसकी वजह से हम एग्रीकल्चर कर पाते हैं प्लेन एरिया के अंदर। ठीक है, थर्ड है 27% जो है वो है प्लेट्यूज। प्लेट्यूज वो जगह होती है जहां पर हमें रिच रिसोर्सेज, मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स और फॉरेस्ट वगैरह देखने को मिलते हैं। प्लेट्यू हम इंडिया के अंदर डेक्कन प्लेट्यू है जो सबसे ओल्डेस्ट प्लेट्यू है। ठीक है, इंडिया के अंदर जो महाराष्ट्र के बॉर्डर पे है। ठीक है, तो इस पाई चार्ट के थ्रू हमने समझा कि लैंड रिसोर्सेज कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इन 3 अलग अलग पार्ट के अंदर हमें देखने को मिलेगा लैंड रिसोर्सेज, और सब पे अलग अलग रिसोर्सेज हमें अवेलेबल है। तो लैंड रिसोर्सेज की तो हमने बात कर ली। नेक्स्ट है लैंड डिग्रेडेशन। क्या होता है? लैंड डिग्रेडेशन मतलब होता है कि लैंड का खराब होना, लैंड का बदतर होना, उसे कहते हैं लैंड डिग्रेडेशन। ठीक है, अब लैंड कैसे खराब हो सकता है, तो उसके कुछ पॉइंट है। पहला तो है डिफॉरेस्टेशन, जो हम पेड़ों को काटते हैं। ठीक है, सेकंड जो है ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग मतलब होता है कि वो लैंड जहां पर ना बकरियां जो चरवाते हैं, भेड़ बकरियां जो भी चरवाते हैं, तो उससे क्या होता है, अगर ज्यादा ओवरग्रेज हो जाते हैं तो उस एरिया पे क्या होता है, कल्टीवेट नहीं हो पाती दोबारा से कोई भी चीज। अगर उस एरिया पे अगर हम ज्यादा ग्रेजिंग करवाते हैं अगर एनिमल्स को, तो उस एरिया पे नेक्स्ट टाइम कल्टीवेशन नहीं हो पाएगी। तो ओवर ग्रेजिंग नहीं होनी चाहिए, उसके वजह से भी लैंड डिग्रेडेशन होता है, लैंड खराब होता है। थर्ड है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन वर्क से भी लैंड डिग्रेडेशन होता है। ठीक है, क्योंकि अगर कंस्ट्रक्ट वर्क करते हैं, डीप अंदर तक ज्यादा खुदाई करते हैं, उसकी वजह से हमारा लैंड खराब होता है। माइनिंग वगैरह, ठीक है, जो मिनरल्स वगैरह को बाहर निकालने के लिए माइनिंग की जाती है, उससे भी लैंड खराब होता है काफी हद तक। ठीक है, अगर माइनिंग का अगर हम एग्जांपल देखें तो माइनिंग की जो साइट है, जैसे कि स्टेट ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, ठीक है, यहाँ पर सबसे ज्यादा डिफॉरेस्टेशन होती है, जो मैंने नाम बताया। ठीक है, इन स्टेट में सबसे ज्यादा डिफॉरेस्टेशन होती है और माइनिंग की वजह से करनी पड़ती है। ठीक है, क्योंकि माइनिंग करने, नीचे से निकालने हैं मिनरल्स वगैरह, तो उसके लिए वो पेड़ों को काटते हैं, सबसे ज्यादा डिफॉरेस्टेशन करते हैं इन स्टेट के अंदर। और लैंड डिग्रेडेशन ओवरग्रेजिंग से भी होता है, जैसे कि मैंने ओवरग्रेजिंग का बताया, भेड़ बकरियां जो चरवाते हैं ओवरग्रेज करवाते हैं एनिमल्स को लैंड पे, जिसकी वजह से कल्टीवेशन नहीं हो पाती और लैंड खराब हो जाता है। वो होता है स्टेट लाइक गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ पर ओवरग्रेजिंग होती है जिसकी वजह से लैंड खराब होता है। ठीक है, एक और रीजन है लैंड डिग्रेडेशन का, वो है वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग वो होता है जैसे कि स्टेट लाइक पंजाब हो गया, हरियाणा हो गए, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश हो गए, इन जगह पे क्या करा जाए, पानी भर जाता है, इरिगेशन अगर ओवर इरिगेशन होती है उसकी वजह से खेत जो होते हैं उसके अंदर पानी भर जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से लैंड खराब हो जाता है। ठीक है, सॉइल, उनकी जो सॉइल होती है वो खराब हो जाती है। तो ये भी एक लैंड डिग्रेडेशन का कॉज हुआ। तो ये हमने देखिए क्या क्या कॉजेज है लैंड डिग्रेडेशन के। तो ये लैंड डिग्रेडेशन तो हमने देख लिया, बट हम लैंड डिग्रेडेशन ना हो उसको हम कैसे कंट्रोल में कर सकते हैं, क्या चीजें हम कर सकते हैं। तो पहला तो है कंट्रोल ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग पे हमें कंट्रोल करना चाहिए, जो भी हमने देखा जिसके मेन रीजन है जिसकी वजह से लैंड खराब हो रहा है, तो एनिमल्स को ओवरग्रेज नहीं करना चाहिए। सेकेंड है एफोरेस्टेशन। ठीक है, पेड़ लगाने चाहिए, डिफॉरेस्टेशन की जगह हमें एफोरेस्टेशन करना चाहिए। थर्ड है प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग। ग्रेजिंग का जो चीज है उसकी एकदम प्रॉपर मैनेजमेंट होनी चाहिए कि वो किस हद तक करी जानी चाहिए या कैसे वे में होगी, वो हमें ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है प्लांटिंग शेल्टर बेल्ट्स। अब प्लांटिंग शेल्टर बेल्ट्स क्या होता है, ये होता है कि एक स्ट्रेट रोज के अंदर, ठीक है, प्लांट को उगाना चाहिए। ठीक है, अगर हमने देखा होगा रोड्स के अंदर जो साइड होती है या बीच के अंदर भी क्या करते हैं, स्ट्रेट रो के अंदर प्लांट्स को ग्रो करते हैं। तो ये होता है शेल्टर बेल्ट्स, जिसके वजह प्लांट्स को ग्रो करा जाता है। शेल्टर बेल्ट्स का यूज भी किया जाता है खेतों में। ठीक है, वो इसलिए करा जाता है उसमें ताकि सॉइल इरोजन ना हो। विंड की वजह से जो घास है वो एक स्ट्रेट रोज के अंदर उगाई जाती है, जिसकी वजह से विंड वहां से जाए और सॉइल इरोजन ना हो, उसकी वजह से सॉइल खराब ना हो। तो स्ट्रेट रोज के अंदर ट्रीज को उगाने को कहते हैं शेल्टर बेल्ट्स।
ठीक है। लैंड रिसोर्सेज के बारे में हमने पढ़ चुके हैं, तो अब हम देखेंगे सॉइल को। सॉइल एक इम्पॉर्टेंट रेन्यूएबल रिसोर्सेज है। रेन्यूएबल रिसोर्सेज हम पार्ट 1 की वीडियो में देख चुके हैं, ठीक है। तो सॉइल एक मीडियम है जिसके वजह से वो प्लांट ग्रोथ करते हैं, और सॉइल सपोर्ट भी करता है डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो अर्थ में रहते हैं, और एक इम्पॉर्टेंट लिविंग सिस्टम भी है सॉइल, ठीक है। सॉइल को क्लासिफाइड करा गया है उसके फैक्टर्स पे, जो है कलर सॉइल का, थिकनेस, टेक्सचर, एज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। ये फैक्टर्स है सॉइल के, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सॉइल। टाइप्स ऑफ सॉइल के अंदर है एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, येलो सॉइल, लेटराइट सॉइल, एरिड सॉइल एंड फॉरेस्ट सॉइल, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ सॉइल देखने से पहले हम सॉइल के बारे में और थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। सॉइल इरोजन देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन वो होता है कि सॉइल की जो टॉप लेयर होती है, ठीक है, वो जो टॉप फर्टाइल लेयर है वो हट जाती है। किस रीजन से? विंड से, ग्लेशियर से, वाटर से। उसको हम सॉइल इरोजन कहते हैं। सॉइल इरोजन के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे कि पहला है व्हेन द रनिंग वाटर कट्स थ्रू अ क्ले सॉइल एंड मेक अ डीप चैनल, दे आर कॉल्ड गलीज, ठीक है। इसका मतलब होता है कि जैसे कि ये हमारा लैंड है, ठीक है। इस लैंड के अंदर क्या होता है, जो वाटर है वो लैंड को, क्ले सॉइल जो है, मिट्टी को काटते हुए अपना एक डीप चैनल बना रहा है, उसे हम गलीज कहते हैं, ठीक है। अब गलीज जो होते हैं बनने के बाद वो लैंड क्या हो जाता है, अनफिट हो जाता है। जब वहां पर बीच में एक डीप चैनल बन जाएगा पानी निकलने का, तो वो लैंड क्या हो जाएगा, अनफिट हो जाएगा, यानी उस लैंड पे अब कल्टीवेशन नहीं हो सकती, और उस लैंड को बैड लैंड कहा जाता है, ठीक है। बैड लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि वो लैंड अनफिट है कल्टीवेशन के लिए, क्योंकि उसमें क्या हो गए, गलीज बन चुके हैं, यानी कि डीप चैनल बन गए वाटर के, जिसकी वजह से कल्टीवेशन नहीं हो पाएगी। तो ये था बैड लैंड और गलीज। अब नेक्स्ट है व्हेन द टॉप सॉइल इज वॉश्ड अवे ड्यू टू हैवी फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप, इट इज कॉल्ड शीट इरोजन। शीट इरोजन उसे कहते हैं, जैसे कि ये मेनली जो माउंटेन एरिया, हिली एरियाज पे होता है, जो टॉप सॉइल होती है वो हट जाती है। किस वजह से? हैवी फ्लो जब आता है वाटर का, ठीक है, और स्लोप से पूरी डाउनवर्ड जब वाटर नीचे गिरता है, उससे हम शीट इरोजन कहते हैं, ठीक है। उससे जो टॉप सॉइल होती है वो हट जाती है। नेक्स्ट है व्हेन द टॉप फर्टाइल सॉइल ब्लोज ऑफ ड्यू टू विंड, ठीक है, हवा के चलने से जो लेयर है सॉइल की वो हट जाती है। टॉप सॉइल की जो लेयर है उसे हम विंड इरोजन कहते हैं, ठीक है। तो ये था सॉइल इरोजन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन तो हमने देख लिया कि सॉइल इरोजन से सॉइल कैसे खराब हो रहा है, मतलब कि सॉइल की जो टॉप लेयर होती है वो खराब हो रही है। बट क्या मेथड है जिसकी वजह से हम सॉइल इरोजन को कम कर सकते हैं, ठीक है, कि सॉइल इरोजन ना हो और सॉइल हमारी ठीक रहे। तो पहला है कॉन्टोर प्लॉइंग। कॉन्टोर प्लॉइंग मतलब होता है कि जो हिली एरियाज होते हैं वहां पर ये करी जाती है कि जो पहाड़ होते हैं ना, उसके अंदर कॉन्टोर लाइंस बना देते हैं। उन लाइंस के अंदर क्या करते हैं, कल्टीवेशन की जाती है। कि जैसे कि अगर पानी होता है, बारिश का पानी या ग्लेशियर का पानी, अगर कोई भी पानी होगा, वो वाटर सीधा डाउनवर्ड के वे में नीचे स्लोप के थ्रू बह जाएगा। पानी खेतों के अंदर रुकेगा नहीं, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन नहीं होगा, खेत खराब नहीं होंगे, पानी नीचे डायरेक्ट फ्लो हो जाएगा। उसके अंदर लाइंस बना देते हैं, ऐसे चैनल्स बना देते हैं जिससे पानी फ्लो होता हुआ नीचे आ जाए, डाउनवर्ड आ जाए, उसे काउंटर फ्लोइंग कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग हमने देखी है, पहाड़ी इलाकों में करी जाती है, जो सीढ़ियों के वे में होती है, कि ऐसे होते हैं नीचे, वहां पर लैंड तो ऐसा है नहीं, प्लेन लैंड नहीं है, तो हम ऐसी कल्टीवेशन नहीं कर सकते। तो वहां पर क्या होती है, सीढ़ियों के वैसे में टेरेस फार्मिंग करी जाती है, कि यहाँ आधा यहाँ ऐसे करें। तो नेक्स्ट स्टेप ये हो सकता है कि हम क्या कर सकते हैं, टेरेस कल्टीवेशन कर सकते हैं, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन कम होगा, ठीक है। टेरेस फार्मिंग मेनली वेस्टर्न और सेंट्रल हिमालय में करी जाती है। नेक्स्ट है स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होता है? टेरेस फार्मिंग और काउंटर प्लॉइंग हमने देख ली, जो दोनों हिली एरियाज में मेनली की जाती है। स्ट्रिप क्रॉपिंग जो है, एग्रीकल्चर एरियाज जो होते हैं, लार्ज फील्ड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप, ठीक है। जैसे कि ये एग्रीकल्चर एरिया है, ठीक है, इसको पहले स्ट्रिप्स के अंदर डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब स्ट्रिप के अंदर डिवाइड करने के बाद
अब हवा से, विंड से हमारे क्या सॉइल इरोजन होता है, सॉइल की जो टॉप लेयर है वो खराब होती है, तो वो क्या करते हैं इन स्ट्रिप के अंदर ना ग्रास को उगाते हैं। ठीक है, ग्रास के उगाने से विंड जो होगी वो ग्रास कंट्रोल कर लेगी। ठीक है, बीच बीच में स्ट्रिप के अंदर ग्रास को ग्रो करते हैं, जिसकी वजह से विंड की वजह से विंड फोर्स जो होती है वो रोक लेती है ग्रास। ठीक है, विंड की जो फोर्स होगी, हवा होगी, वो ग्रास रोक लेती है और सॉइल इरोजन नहीं होता है। ये भी एक मेथड है जो हम यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम कंट्रोल कर सकते हैं सॉइल इरोजन को होने से। ठीक है, तो ये है स्ट्रिप क्रॉपिंग, जो मेनली एग्रीकल्चर एरियाज भी करी जाती है। नेक्स्ट है ड्राई एरियाज। ड्राई एरियाज जैसे हो गए, वहां पर क्या करते हैं शेल्टर बेल्ट्स। मैंने बताया शेल्टर बेल्ट्स क्या होता है कि प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्रीज, ठीक है, टू क्रिएट अ शेल्टर ऑल्सो वर्क इन अ सिमिलर वे। ठीक है, प्लांट्स को क्या एक स्ट्रेट रो के अंदर उगाया जाता है, सीधे सीधे सारे प्लांट को, जो एक तरह से शेल्टर बेल्ट्स होते हैं, और वो फील्ड को जो होते हैं लैंड को, ठीक है, जहां पर हम एग्रीकल्चर करें वहां पर उसको प्रोटेक्ट भी करती है, और सीधे वे के अंदर प्लांट्स को ग्रो किया जाता है। एक रोज ऑफ सच ट्रीज को हम शेल्टर बेल्ट्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इन इंडस्ट्रियल और सब एरियाज को क्या करना चाहिए जिसकी वजह से सॉइल इरोजन ना हो। सबसे पहले क्या है, वेस्ट लैंड जो है, ठीक है, जहां पर कोई भी कल्टीवेशन नहीं होती, वेस्ट लैंड की एक अच्छी प्रॉपर मैनेजमेंट होनी चाहिए। साथ में जो माइनिंग एक्टिविटीज है, खुदाई की, मिनरल्स निकालने की जो माइनिंग एक्टिविटीज है, उस पर भी कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि अगर उस पर कंट्रोल नहीं होगा तो उससे सॉइल तो हमारी खराब हो ही है, लैंड डिग्रेडेशन भी हो रहा है माइनिंग की वजह से। तो माइनिंग एक्टिविटीज पे मेनली कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, दूसरा डिस्चार्ज और डिस्पोजल, जो भी इंडस्ट्रियल के वेस्टेज है उसको हमें क्या है रीयूज करना चाहिए। उसके वजह से क्या वाटर डिग्रेडेशन भी हो रहा है, साथ में लैंड डिग्रेडेशन भी खराब हो रहा है। इंडस्ट्री के हम डेवलपमेंट तो कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी हो रहा है, बट साथ में क्या है वेस्टेज इतनी हो रही है जिसकी वजह से वाटर डिग्रेडेशन, वाटर भी खराब हो रहा है, साथ में लैंड डिग्रेडेशन भी खराब हो रहा है। तो इस पे ध्यान देना है अर्बन एरियाज और इंडस्ट्रीज को। तो ये मेथड है जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, सॉइल इरोजन को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ये सो फाइनली इस चैप्टर का जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सॉइल। ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉइल में क्या है, सबसे पहले हम एलुवियल सॉइल देखेंगे। ये सॉइल मेनली हमें कहाँ मिलता है, राजस्थान, गुजरात, ठीक है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में, मतलब कि हमें रिवर एरियाज के आसपास भी ये सॉइल मिलता है, जो है महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, इन रिवर्स के पास भी हमें एलुवियल सॉइल मिलता है। इस सॉइल के अंदर क्या होता है, शुगर केन यानी गन्ने को उगाया जाता है, पैडी यानी चावल भी उगते हैं, व्हीट और अदर क्रियल एंड पल्स क्रॉप भी यहाँ पर उगाए जाते हैं। ठीक है, तो आप समझ ही चुके होंगे कि मैं किस एरिया की बात कर रही हूँ जहां पर हमें ये सॉइल देखने को मिलेगा। अब वो जो सॉइल है वो काफी हाईली फर्टाइल सॉइल होता है, जहां पर अच्छी कल्टीवेशन होती है, अच्छे से क्रॉप उगते हैं। तो ये सॉइल जो है सबसे ज्यादा इंटेंसिव कल्टीवेशन एरिया है या कल्टीवेटेड है। ठीक है, और साथ में यहाँ पर सबसे ज्यादा जनसंख्या भी रहती है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला एरिया भी यही होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लोगों के पास काम यही है कल्टीवेशन का, और काफी अच्छी फर्टाइल लैंड है, फर्टाइल सॉइल है, जिसकी वजह से हम कल्टीवेशन कर सकते हैं इन क्रॉप्स का। ठीक है, शुगर केन, पैडी, व्हीट एंड पल्स क्रॉप, बाकी सब। नेक्स्ट है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल जो होता है मेनली वो फाउंड होता है डेक्कन ट्रैप में। यहाँ देखा जाए तो डेक्कन ट्रैप जहां पर प्लेट्यू है, हमारे महाराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन एरिया के अंदर। अब प्लेट्यू जो एरिया होते हैं वो हम जानते हैं जहां पर हमें रिच रिसोर्सेज, मिनरल्स मिलते हैं, प्लेट्यू वो एरियाज होते हैं। ठीक है, तो ब्लैक सॉइल जो होता है एक्सट्रीमली फाइन होता है, मतलब एक तरीके से हम देखें तो वो क्लेई होता है। ठीक है, क्लेई मटेरियल होता है, क्लेई टेक्सचर होता है, जिसके पास इतनी अच्छी मॉइस्चर को होल्ड करने वाली कैपेसिटी होती है। यहाँ तक कि कॉटन यानी कि रुई भी ब्लैक सॉइल के अंदर उगाई जाती है, और ब्लैक सॉइल को रेगूर और ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये दो सॉइल हुए। नेक्स्ट है रेड एंड येलो सॉइल। रेड सॉइल जो होता है वो मिलता है हमें उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और साउदर्न पार्ट्स ऑफ मिडल गंगा प्लेन। ठीक है, गंगा रिवर के आसपास भी हमें ये रेड सॉइल देखने को मिलता है। ठीक है, और येलो सॉइल, रेड और येलो सॉइल हम साथ में पढ़ रहे हैं क्योंकि रेड सॉइल जो है वो रेड हुआ है ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन। ठीक है, ये हमने साइंस में पढ़ा ही होगा, एंड उस मेटाफोरी रॉक की वजह से हमें वो रेड दिखता है। ठीक है, ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन। नेक्स्ट है येलो।
येलो हमें वो क्यों दिखता है येलो सॉइल, व्हेन इट्स अकर इन अ हाइड्रेट फॉर्म, इसकी वजह से हमें वो येलो सॉइल दिखता है। नेक्स्ट है एरिड सॉइल। एरिड सॉइल मेनली फाउंड होता है हमें राजस्थान के अंदर, क्योंकि एरिड सॉइल हमें देखने को मिलता है रेड या ब्राउन इन कलर का होता है, और वो हाई टेम्परेचर के अंदर एरिड सॉइल हमें देखने को मिलेगा, जैसे कि राजस्थान, इजिप्ट, ठीक है। लास्ट है फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल जो होता है मेनली फाउंड करा गया है हिली और माउंटेनियस एरिया के अंदर, पहाड़ी इलाके जो होते हैं वहां पर हमें ये फॉरेस्ट सॉइल देखने को मिलेगा, ठीक है। इस सॉइल का जो टेक्सचर होता है वो माउंटेन के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। माउंटेन का जैसे इन्वायरमेंट है वैसे इस सॉइल का टेक्सचर होगा, ठीक है। दे आर लोमी एंड स्लिटी इन वैली साइड, जहां पर वादियां होती है वहां पर ये थोड़ा स्लिटी सॉइल होता है देखा जाए तो ये थे टाइप्स ऑफ सॉइल जो हमने कवर कर दिए लास्ट जो टॉपिक था, ठीक है। सो ये था लास्ट टॉपिक जो हमारा कवर हो चुका है, ये पूरा चैप्टर पार्ट 2 में। इसकी 2 वीडियो बन चुकी है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अगर किसी भी स्टूडेंट को कुछ डाउट है इस चैप्टर के अंदर तो मुझसे पूछ सकते हैं, एंड आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ चुका होगा चैप्टर, और अपना फीडबैक जरूर दें, ठीक है। थैंक यू।